यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और आप एग्रीमेंट बना के ये श्योर हो जाते हैं कि अब प्रॉपर्टी मेरा होगा ही होगा, अब जो सेलर है, जो विक्रेता है, वो कोई दूसरा को नहीं बेच सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ा भ्रम में हैं। ठीक है, इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, उसके बारे में हम बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दो व्यक्ति के द्वारा जो है बीच में एग्रीमेंट करवाया गया था। बलराम जो था वो प्रॉपर्टी बेच रहा था और कैलो देवी जो है वो प्रॉपर्टी खरीद रही थी। तो ये दोनों के बीच जो है 1996 में एक एग्रीमेंट किया गया, यानी कि बलराम बेचने वाला था और कैलो देवी ये खरीदने वाला था। ये दोनों ने एग्रीमेंट किया, तो कैलो देवी जो है ये कुछ एडवांस दे दिया, यानी कि 14,000 रुपया बलराम को एडवांस देके एक एग्रीमेंट किया कि बाकी का पैसा हम दे देंगे और प्रॉपर्टी जो है उसका हमको पोजीशन दे दीजिए। तो बलराम जो है वो कैलो देवी को प्रॉपर्टी फिलहाल दे दिया और इस शर्त पे दिया कि रेस्ट जो बाकी पैसा बचा हुआ है 14,000 के अलावा, वो पैसा जब हमको मिलेगा तो हम जो है रेस्टी आपको कर देंगे। बलराम का ये कहना हुआ और कैलो देवी वो प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया। साथ ही साथ कुछ दिन के बाद, कुछ ही दिन बीता, मतलब 1-2 सप्ताह, उसके बाद बलराम के घर में कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ परेशानी हो गया, जिसके कारण जो है बलराम मुकर गया कैलो देवी से और बोलने लगा कि हम जो है आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, आपका जितना पैसा लिए हैं वो पैसा हम घुमा देंगे, लेकिन आपको हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे कैलो देवी जो है वो एग्रीमेंट की हुई थी। तो यहाँ पर ये जो है कैलो देवी ये पहुँच गया सिविल कोर्ट और वहाँ पर जो है कैलो देवी के द्वारा जो है इंजंक्शन का पिटीशन फाइल किया गया। ठीक है, तो इंजंक्शन का पिटीशन फाइल किया गया। तो जैसे बलराम को पता चला कि कैलो देवी के द्वारा इंजंक्शन का पिटीशन फाइल किया गया है, तो बलराम भी पहुंच गया सिविल कोर्ट और बलराम के द्वारा जो है सूट फॉर पोजीशन का सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया। अब यहाँ पे दोनों का जो है पक्ष सुना गया सिविल कोर्ट के द्वारा। सिविल कोर्ट ने बलराम के पक्ष में फैसला दे दिया, ये कहते हुए कि ये जो एग्रीमेंट किया गया था ये दोनों के बीच में, बलराम और कैलो देवी के बीच में, ये एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। तो इसको बेस बना के सिविल कोर्ट ने बलराम के पक्ष में फैसला दे दिया और कैलो देवी को कहा कि आप जो प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, मतलब अपने कब्जा में रखे हुए हैं बलराम का प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आपको अविलंब खाली कर देना चाहिए। ये बात सुन के कैलो देवी जो है वो पहुंच गया हाईकोर्ट। तो दोनों की तरफ से जो है ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। तो यहाँ पर जो है जो भी मामला था, ये पूरा मामला को हाईकोर्ट देखने के बाद यहाँ पे मामला हाईकोर्ट में पलट गया। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट में जो है बलराम के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, बलराम के पक्ष में जजमेंट आ गया था। लेकिन कैलो देवी जो हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट के द्वारा सिविल कोर्ट का फैसला को पलट दिया गया और हाईकोर्ट में कहा गया कि जो एग्रीमेंट किया गया है ये एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, जमीन जो है वो कैलो देवी का ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है ये बलराम जो है ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बलराम के द्वारा जो पहुंचा गया, तो बलराम के द्वारा 2 मुख्य पॉइंट रखा गया, यानी कि 2 महत्वपूर्ण ग्राउंड को बनाया गया। ये ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो बलराम के द्वारा जो है पहला ग्राउंड ये बनाया गया कि कैलो देवी जो एग्रीमेंट किया है उसको रजिस्ट्री नहीं किया गया है, वो एग्रीमेंट विदाउट रजिस्टर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि कैलो देवी के द्वारा जो सिविल कोर्ट में वाद लाया गया था तो वो इंजंक्शन का वाद लाया गया था, जबकि कैलो देवी के द्वारा सिविल कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है वाद लाना था। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। हालांकि बहुत वीडियो में, जो भी एग्रीमेंट का वीडियो हम पहले बनाते थे उसमें काफ़ी सारा वीडियो में हम इंजंक्शन का बात किए हुए थे। यदि आप पहले से मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि इंजंक्शन का पिटीशन क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप इंजंक्शन का पिटीशन कोर्ट में देते हैं तो इंजंक्शन का पिटीशन से ये आशय होता है, ये उसका मायने निकलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर कोई सामान है, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उसको हस्तांतरित न किया जाए, यानी कि उसमें कोई बदलाव न किया जाए। ये होता है इंजंक्शन का पिटीशन का मतलब। तो यहाँ जो कैलो देवी के द्वारा सिविल कोर्ट में इंजंक्शन का पिटीशन डाला गया था तो प्रॉपर्टी जो है वो कैलो देवी के अंदर में ही था, लेकिन बलराम जो है वो प्रॉपर्टी को अपनाना चाहता था, वो अपना कब्जा चाहता था उस प्रॉपर्टी पे, लेकिन कैलो देवी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को छोड़ने का नियत नहीं था, छोड़ना नहीं चाहती थी। तो ऐसे स्थिति में उसने इंजंक्शन का पिटीशन डाला कि मेरा ही कब्जा इस पे होना चाहिए, हस्तांतरित, यानी कि ये प्रॉपर्टी बलराम को नहीं देना चाहिए, यानी मेरा ही रहना चाहिए, इस टाइप से मेरा ही कब्जा इस पे बरकरार रहे, इसलिए जो है इंजंक्शन का पिटीशन डाला गया। लेकिन ये जो है कैलो देवी का निर्णय यहाँ बिल्कुल गलत था, इसको इंजंक्शन का पिटीशन नहीं डालना था। ठीक है, पहले हम ये इंजंक्शन का पिटीशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या जजमेंट आया, किसके पक्ष में आया। तो ठीक है, तो इंजंक्शन के बारे में आप जान गए। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है
कि सामने वाला जो करार किया है आपके साथ, यदि कोई सामने वाला कोई करार करता है, सामने वाला कोई वादा आपसे किया है या फिर कोई वचन दिया है, उसको यदि पूरा नहीं कर रहा है तो ऐसे स्थिति में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वाद कोर्ट में दाखिल किया जाता है। तो कैलो देवी का जो केस था, इसमें तो इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया हुआ था और यहाँ पे बलराम के साथ ये वादा हुआ था कि बाकी का पैसा देने के बाद बलराम रजिस्ट्री कर देगा कैलो देवी को। तो यहाँ पे एक वादा किया गया था एग्रीमेंट के द्वारा भी, एग्रीमेंट भी ये सबूत कर रहा, मतलब ये साबित करने में कारगर है कि बलराम के द्वारा और कैलो देवी के बीच एक करार किया गया था जमीन बेचने के एवज में। लेकिन अब जो है बलराम यहाँ से मुकर रहा है, वो जमीन देने के लिए नहीं चाह रहा है। तो ऐसे स्थिति में कैलो देवी को सिविल कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वाद लेके जाना था, लेकिन इन्होंने गलती से इंजंक्शन का वाद लेके गया। तो इसी को जो है बलराम माननीय सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड बना लिया। एक तो ग्राउंड आप जान ही गए कि एग्रीमेंट को जो है वो रजिस्टर नहीं किया गया था, विदाउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था। तो पहला जो है ग्राउंड ये बना लिया। तो बलराम के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दूसरा ग्राउंड ये बनाया गया कि कैलो देवी के द्वारा जो सिविल कोर्ट में वाद लाया गया था वो इंजंक्शन का वाद लाया गया था, न कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वाद लाया गया था। तो यहाँ पर जो ये दोनों पॉइंट था, ये दोनों ग्राउंड था, ये बलराम का ग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था। इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया और वहाँ पे ऑर्डर ये किया कि जो प्रॉपर्टी है वो बलराम का ही होगा, कैलो देवी का नहीं होगा। तो ये दोनों जो पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट वैलिड वहाँ पे माना गया। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी टिप्पणी किया गया कि जो एग्रीमेंट है उसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। यदि वो प्रॉपर तरीका से रजिस्टर्ड होता तो ऐसे स्थिति में ये प्रॉपर्टी कैलो देवी का ही होता, लेकिन रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया गया था। साथ ही साथ यदि दोनों के बीच करार किया गया था, तो यदि बलराम रजिस्टर नहीं कर रहा था तो रजिस्टर मतलब उस जमीन को रजिस्ट्री करने के लिए वाद लाना था कैलो देवी के द्वारा। लेकिन इन्होंने जो वाद लाया, ये इंजंक्शन का वाद लाया, मतलब इंजंक्शन का पिटीशन कोर्ट में दिया, तो ये इंजंक्शन का पिटीशन देने से बचना था। तो अब आप जान सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो डील किया गया था प्रॉपर ही लगभग किया गया था, लेकिन एक छोटा सा गलती के कारण एग्रीमेंट करने के बावजूद भी कैलो देवी का प्रॉपर्टी नहीं हुआ। साथ ही साथ जो पैसा दिया था उन्होंने 14,000 रुपया एडवांस, वो भी चले गया। और इतना जो लंबा केस इन्होंने लड़ा, पहले सिविल कोर्ट में लड़ा, तब हाई कोर्ट में लड़ा, तब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना जो है ज़्यादा खर्च भी हुआ होगा। तो ऐसे में जो भी एग्रीमेंट आप करते हैं उसको प्रॉपर तरीका से जरूर कीजिए। हालांकि एग्रीमेंट के ऊपर मैंने काफ़ी सारा वीडियो पहले भी बना दिया, तो मैंने सभी वीडियो में आप लोग से यही मतलब बताया, यही बात बताया कि आप जब भी एग्रीमेंट करते हैं तो आपको एग्रीमेंट को रेस्ट्रिक्ट करवा ही लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो कोई छोटा मोटा सौदा तो नहीं होता है। कोई छोटा से छोटा भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो ऐसे भी स्थिति में 5 से 10 लाख रुपया आपको लग ही जाता है। लेकिन रजिस्ट्री करने में, मतलब एग्रीमेंट को रजिस्ट्री करने में बहुत कम खर्च है, 2,000 से 3,000 के बीच होगा। मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से यदि काफ़ी दूर है आपका रजिस्ट्री ऑफिस, तो ऐसे स्थिति में मतलब सब रजिस्ट्रार का ऑफिस काफ़ी दूर है तो 2 से 3,000 रुपया खर्च होगा। लेकिन ये छोटा मोटा पैसा बचाने के चक्कर में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कानूनी महाजाल में व्यक्ति फंस जाता है और परेशानी हो जाता है। तो इस वीडियो से आपको ये सीख मिला कि जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसे रेस्ट्रिक्ट करवा ही लेना चाहिए। हालांकि ये देखिए, ये चीज़ जो है ना, सभी स्टेट में अलग अलग नियम है। कुछ स्टेट में ऐसा भी नियम है कि एग्रीमेंट करके आप रजिस्ट्री नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा। कुछ स्टेट में इसे नेसेसरी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आप कोई भी स्टेट से क्यों ना हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब भी कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसे रजिस्टर्ड जरूर करवा लें। यदि आप रजिस्टर करवा लेंगे तो उसमें जो भी बात लिखा गया है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है। यदि आप विदाउट रजिस्टर्ड का कोई एग्रीमेंट कोर्ट में पेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका कोई भी औचित्य नहीं रहता है, उसका कोर्ट कोई वैल्यू ही नहीं देगा। जैसे यहाँ पे बलराम और कैलो देवी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ये स्पष्ट कर दिया कि एग्रीमेंट जो था वो रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं माना। वो एग्रीमेंट यदि कैलो देवी नहीं भी करवाती तो कोई दिक्कत नहीं होता। हालांकि करवा ली, यहाँ पे एग्रीमेंट करवा भी ली, फिर भी कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट करने से भी कोई फायदा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए। अब जो कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप खरीदते हैं तो एग्रीमेंट में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ फालतू आलतू बात लिख के हम एग्रीमेंट को फुल कर दिए, नीचे 2 गवाह का सिग्नेचर करवा लिए, तो ये चीज़ से आपको बचना है। एग्रीमेंट करवाते समय कौन कौन महत्वपूर्ण बात आपको उसमें डालना है, कौन कौन महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, उस विषय पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं। वो वीडियो अभी स्क्रीन पे आ गया है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं।